आयतनात्मक विश्लेषण भाग 8 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सीरीज का यह हमारा 8वां वीडियो है। 7वें भाग में हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि संकुल मितीय अनुमापन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सॉन किसे कहते हैं और किस तरह से ईडीटीए को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में प्रयोग में लाते हैं। 7वें भाग में हमने जाना था ईडीटीए की संरचना किस तरह से होती है, किस तरह से वह धातु आयनों के साथ संकुल का निर्माण करता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। आइए इस भाग में हम जानते हैं कि ईडीटीए की रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं। ईडीटीए की धातु आयनों के साथ अभिक्रियाएं। जलीय विलयन में द्विसोडियम लवण जिसे कि Na2H2Y द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, वह जो आयन उत्पन्न करता है वह H2Y2- आयन उत्पन्न करता है और यह जो आयन है धातु आयनों के साथ में 1:1 में संकुल बनाता है। तो ऐसा कोई द्विसंयोजी धातु आयन यानी कि M2+ और ईडीटीए का द्विसोडियम लवण H2Y2- इन दोनों की जो अभिक्रिया होगी वह यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। M2+ plus H2Y2- gives My2- 2H+ आयन, यानी कि जब द्विसंयोजी धातु आयन के साथ में ईडीटीए का द्विसोडियम लवण अभिक्रिया करता है तो 2 प्रोटॉन को मुक्त करता है। सामान्यतः अनुमापन में हम द्विसंयोजी धातु आयन को ही काम में लेते हैं, लेकिन अन्य त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी और बहुसंयोजी धातु आयन हो तो उनके साथ भी ईडीटीए संकुल बनाता है और वह अभिक्रिया किस तरह से होती है वह यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इन अभिक्रियाओं का अवलोकन करें तो हम ये पाते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में HY- के 1 मोल की अभिक्रिया 1 मोल धातु आयन के साथ होती है और 2 मोल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। सभी क्रियाओं में आप देख पाएंगे कि 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए हैं। यह एक सारणी दी गई है जिसमें वह पीएच मान बताए गए हैं जिन पर धातु आयन और ईडीटीए के संकुल स्थायी होते हैं। सारणी से यह स्पष्ट है, जर्कोनियम, हाफनियम, थोरियम, बिस्मिथ और आयरन 3+ इनके धातु धनायन जब ईडी2ए के साथ संकुल बनाते हैं और यदि विलयन का पीएच 1 से 3 के दरमियान है तो जो संकुल बनते हैं वह स्थायी होते हैं। इसी प्रकार 4 से 6 पीएच रेंज और 8 से 10 पीएच रेंज में किन किन धातु आयनों के ईडीटी के साथ संकुल स्थायी होंगे वह यहां सारणी में दर्शाए गए हैं। सामान्यतः द्विसंयोजक धातु और ईडीटी के संकुल दुर्बल अम्लीय या क्षारीय विलयन में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो धातु आयन तो द्विसंयोजी हो तो जो ईडीटी के साथ जो संकुल बनेगा वह दुर्बल अम्लीय माध्यम या फिर क्षारीय विलयन में ज्यादा स्थायी होंगे, जबकि त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी धातु आयन जो ईडीटी के साथ संकुल बनाएंगे वह प्रबल अम्लीय माध्यम में स्थायी होते हैं। तो द्विसंयोजी के लिए दुर्बल अम्लीय माध्यम चाहिएगा और त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी धातु आयन है तो ईडीटी के संकुलों को स्थायित्व के लिए प्रबल अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं ईडीटीए के अनुमापनों के प्रकार की। अब तक हम ये जान चुके कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम धातु आयन का ईडीटी के साथ संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में
उनका अनुमापन किस तरह करें उसकी कुछ विधियां हैं। प्रत्यक्ष अनुमापन, पश्च अनुमापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अनुमापन और क्षारमितीय अनुमापन। तो यह 4 विधियां हैं जिनसे कि धातु आयन और EDTA की जो टाइट्रेशन है वह की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन यानी कि प्रत्यक्ष अनुमापन की। इस विधि में जिस धातु विलयन का अनुमापन करना है उसमें बफर विलयन मिलाकर pH निश्चित कर लिया जाता है। जैसा भी हमने सारणी में देखा था कि अलग अलग धातु आयन अलग अलग pH रेंज पर स्थायी संकुल बनाते हैं। तो जैसा हमारा धातु आयन है उसके अकॉर्डिंगली हम बफर विलयन की सहायता से pH को निश्चित कर लेते हैं। उसके बाद EDTA के मानक विलयन से सूचक की उपस्थिति में अनुमापन किया जाता है। धातु हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण को रोकने के लिए कुछ मास्किंग एजेंट जैसे टार्ट्रेट या साइट्रेट मिला दिए जाते हैं। तुल्य बिंदु पर धातु सूचक का रंग परिवर्तन होता है। इससे हम अंतिम बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। तुल्य बिंदु का निर्धारण रंग परिवर्तन या अन्य कई भौतिक विधियां जैसे धारामिति, चालकता मिति, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आदि से भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं बैक टाइट्रेशन यानी कि पश्च अनुमापन की। कतिपय कारण होते हैं जिनकी वजह से अनेक धातु आयनों का EDTA द्वारा डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते। कुछ प्रमुख कारण यह है कि अधिक pH या प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में धातु आयनों का अवक्षेपण हो जाता है। या तो विलयन जो टाइट्रेटिंग सॉल्यूशन है उसका pH ज्यादा हो जाए तभी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है मेटल आयन, या कई बार प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट उपस्थित होते हैं जिससे भी धातु आयन अवक्षेपित हो जाता है, इसलिए उसका डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते। कई बार धातु और EDTA के बीच संकुल बनने की जो दर है वो बहुत कम होती है, इस कारण भी उनका डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं किया जाता। कुछ टाइट्रेशन में पर्टिकुलर इंडिकेटर उपलब्ध नहीं होता है और वहां पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड से भी एंड पॉइंट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पे भी पश्च अनुमापन यानी कि बैक टाइट्रेशन किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में धातु आयन और सूचक के मध्य जो संकुल बनता है वह पर्याप्त स्थायी नहीं होता है कि हम जब तक उसका डिटर्मिनेशन करें तब तक उसका स्थायित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए भी इनका डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में पश्च अनुमापन विधि का उपयोग किया जाता है। EDTA की निश्चित आधिक्य मात्रा को धातु आयन विलयन में मिलाया जाता है कि एक्सेस EDTA की ज्ञात मात्रा को हम धातु आयन के विलयन में मिलाते हैं। उसके पश्चात बफर विलयन की सहायता से pH सेट कर लेते हैं और फिर सूचक विलयन मिलाया जाता है तथा EDTA का जो आधिक्य है उसको किसी दूसरे धातु लवण द्वारा पश्च अनुमापित कर लिया जाता है। इस हेतु प्राय जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट विलयनों को काम में लाया जाता है। अब बात करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अनुमापन की। यह अनुमापन विधि उन धातु आयनों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो धातु सूचक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या फिर धातु सूचक के साथ में बहुत ही वीक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब ऐसे कोई टाइट्रेशन हो जहां की धातु सूचक के साथ में अभिक्रिया न हो रही हो और भी अगर अभिक्रिया हो रही हो तो वीक कॉम्प्लेक्स बनते हो, तो ऐसी स्थिति में इन धातु आयनों के सूचक के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको अन्य संकुलों के साथ में प्रतिस्थापित करते हैं जो कि ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसी अवस्था में धातु आयन के विलयन में EDTA Mg संकुल डाल दिया जाता है और फिर जो अभिक्रिया होती है वह यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। अब जो
अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जो मैग्नीशियम विस्थापित हो रहा है उसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं। उस मैग्नीशियम की मात्रा उतनी होगी जितना कि उसने धातु धनायन को विस्थापित किया गया हो। तो विस्थापित मैग्नीशियम आयनों को EDTA के मानक विलयन द्वारा किसी इंडिकेटर की उपस्थिति में टाइट्रेट कर लेते हैं और जो मैग्नीशियम की जो मात्रा ज्ञात होती है वही विस्थापित धातु धनायन की मात्रा के बराबर होती है। क्षारमितीय अनुमापन। जब EDTA के द्विसोडियम लवण का जो विलयन है उसको धातु धनायन के विलयन में डाला जाता है तब 1 मोल H2Y2- की अभिक्रिया 1 मोल धातु आयन के साथ होती है और 2 मोल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं उसको किसी बेस के क्षार के प्रामाणिक विलयन के साथ एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह टाइट्रेट कर सकते हैं। तो यह तो था कि किस तरह से हम 4 विधियों के द्वारा EDTA की टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब यह देखते हैं कि EDTA के अन्य उपयोग क्या हैं। जितने अभी हम बात कर रहे थे कि अनुमापक के रूप में, तो यह इस पे हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में EDTA को हम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइट्रेशन के लिए EDTA उत्तम पदार्थ होता है क्योंकि EDTA धातु आयन के साथ सिर्फ एक ही संकुल बनाता है, जबकि जो अन्य कॉम्प्लेक्सोन है वो धातु आयनों के साथ कई प्रकार के संकुल बनाते हैं और जब ये कई प्रकार के संकुल बनते हैं तो अंतिम बिंदु निर्धारण में बहुत कठिनाई आती है। तो जनरली जो धातु आयनों का अनुमापन करते हैं टाइट्रेशन के द्वारा उनमें हम प्राय EDTA को ही यूज करते हैं। धातुओं के निर्धारण में EDTA द्वारा धातुओं के निर्धारण की जो विधि है वह सर्वप्रथम स्वेर्जेनबेक ने विकसित की थी। कई धातु जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कैडमियम, जिंक, क्रोमियम, मरकुरी आदि का निर्धारण EDTA द्वारा कर सकते हैं। ऋणायनों का निर्धारण। ऋणायनों के निर्धारण में भी EDTA का प्रयोग किया जा सकता है। आर्सेनेट, क्रोमेट, फेरोसाइनाइड, फ्लोराइड, पायरोफॉस्फेट, सल्फेट इत्यादि का निर्धारण हम EDTA से कर सकते हैं। जल की कठोरता का निर्धारण भी EDTA द्वारा किया जा सकता है। कई औद्योगिक सामग्रियां जैसे कि सीमेंट, खनिज तेल, पेट्रोल, अयस्क यानी कि और चट्टानों आदि के विश्लेषण में भी EDTA को प्रयुक्त किया जाता है। मास्किंग एजेंट के रूप में, प्रच्छादक के रूप में कुछ आयनों के विश्लेषण में कुछ धातुएं बाधा उत्पन्न करती है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी विलयन में 2 प्रकार के धातु आयन है तो EDTA दोनों से कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऐसे में मास्किंग के रूप में भी हम EDTA को यूज कर सकते हैं। जैसे मिश्र धातुओं में एंटीमनी के पॉलिरोग्राफी विश्लेषण में कॉपर को प्रच्छादित करने का कार्य EDTA करता है। तो एक उदाहरण लिया कि यदि विलयन में कॉपर भी है और एंटीमनी भी है और हमें उसकी पॉलिरोग्राफी करनी है तो अगर हम विलयन में EDTA डाल देंगे तो EDTA और कॉपर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और ये EDTA कॉपर को मास्क कर देगा। इसी प्रकार कई आयनों के विश्लेषण में यूरेनियम को EDTA द्वारा प्रच्छादित कर देते हैं या मास्क कर देते हैं और फिर pH 5.3 पर हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।